जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 10। अच्छा भाई, कल बात चल रही थी कि जो सेल एक दफा रिसीवेबल बेस पे रिकॉर्ड हो गई, वो सेल दोबारा रिसीव बेस पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती। सिमिलरली जो एक्सपेंसेस, फर्ज करो ये 2018 है तो बिजली का बिल पेएबल है, आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अगले साल जब बिजली का बिल आप पे करने गए तो आपने एंट्री कर दी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये तो गलत एंट्री है। क्या एक्सपेंसेस डबल रिकॉर्ड हो गए? इसकी जगह पता है हमें क्या करना चाहिए था? पेएबल डेबिट। इसकी जगह क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था? पेएबल डेबिट। तो ये आप नोट कर सकते हो, एक्सपेंस को डबल रिकॉर्ड होने से बचाना है, इसलिए पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, आप पढ़ें जी, नोट कर लिए जल्दी। एक्सपेंस लिख के काटें रजिस्टर पे, फिर पेबल ऊपर लिखें ताकि समझ आए एक्सपेंस डबल रिकॉर्ड नहीं करना। पढ़ो लाइकवाइज इसी तरह, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेसिस। डिडक्टेबल का पता क्या मतलब होता है? जब इस साल का हम टैक्स निकाल रहे होंगे ना, इस साल का, तो हमने इस खर्चे को माइनस किया होगा, डिडक्ट किया होगा। इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल, डिडक्टेबल का मतलब डिडक्शन, यानी इफ एनी खर्चा इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेस, पहले साल पेएबल था, वो पेएबल बेस पे खर्चे में डाल दिया, इट शैल नॉट बी डिडक्टेड अगेंस्ट व्हेन इट इज पेड। अगले साल देखो जब पे हुआ तो इसको दोबारा खर्चे में नहीं डालना, पेएबल डेबिट कर दो, खर्चा रिकॉर्ड ना करो। अब जरा देखो ऊपर, एनी एक्सपेंडिचर, इधर ऊपर ऊपर ऊपर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेसिस will not be recorded as expense again when it is paid। दोबारा पढ़ो, any expenditure which is deductible, माइनस करने की इजाजत दे दी टैक्स वालों ने, on payable base will not be deducted या will not be recorded as an expense when it is paid। जब ये पे हो जाए दोबारा माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, वाइस वर्सा पे ज्यादा फोकस ना करो। वाइस वर्सा में ये है कि एक दफा आपने पहले पे कर दिया फिर बाद में, वो नहीं आपके सिनेरियो में, छोड़ो, लीव इट। वाइस वर्सा को इसलिए मैंने कहना था, बस थ्योरी के हद तक याद रख लें, इतनी आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो ना काफी तफसीली बात हो जानी है, वो हमारे स्कोप में नहीं है। अच्छा जी, पास पेपर के सवाल किए थे? 9 हो गया था, 10 10 हो गया था। इसमें था एडवाइस अबाउट द एक्सटेंट, एक्सटेंट सिर्फ एक्सटेंट बतानी थी, और ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग, टैक्स असेसमेंट केसेस पेंडिंग जो उसके खिलाफ चल रहे थे, अराइजिंग जो उसके खिलाफ शुरू हो सकते थे। और कौन सा सवाल था होमवर्क में? 27। इसमें क्या मसला था? आबिद इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रैंडफादर सिंस हिज डेथ ऑन 10 जुलाई 2007 and manages his जायदाद worth ₹28 million। On 22 जनवरी 2009 he received a notice from income tax department requiring him to payment of ₹0.8 million against his grandfather's income। The notice also required him to submit details of grandfather। नोटिस में पैसे भी मांगे गए और ये भी कहा गया कि बताओ उसने क्या क्या कमाया था। एडवाइस अबाउट हिज ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग पेंडिंग अराइजिंग, इसमें तो सिर्फ वो 0.3 लिखना था बस, और तो कुछ नहीं लिखना।
अच्छा, ये क्वेश्चन 28 बड़ा मजे का था। क्वेश्चन 28 में ना उसका स्पेशल टैक्स ईयर था, समझो कैसे। जीन, क्या कहते हैं इसको, जो भी है यार, JF, बस छोड़ो। JF, अ फ्रेंच डिजाइनर, ये कौन है? JF, अ फ्रेंच डिजाइनर, often visits to Pakistan for promotion of his products. During his last visit, he stayed in Pakistan from 10 July to February 2009. Determine the residential status of Jean for tax year 2009, assuming that Commissioner has granted him the permission to use calendar year as special tax year. अब बताओ टैक्स ईयर 2009 से यहां क्या मुराद है? अच्छा, कैलेंडर ईयर है, स्पेशल ईयर है, अंडरलाइन करो। कैलेंडर ईयर तुम्हारा स्पेशल टैक्स ईयर होगा। इसका मतलब है, पता है क्या कहानी बनेगी कि हाँ, एक्सेलेंट, 31 दिसंबर इसका ईयर एंड होगा। अब मैं अगर इधर लिखूं 1 जनवरी X8 वो इसलिए लिख देते हैं कि इससे मुराद 18 भी हो सकती है, 2008 भी हो सकती है, बस एक लफ्ज यूज करते हैं X8। 1 जनवरी X8 से 31 दिसंबर X8 और फिर 31 दिसंबर X9। क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे ये बता दो कि इनको 12 महीने के ये अरसे हैं, 12 महीने के ये अरसे हैं, और ये 30 जून को एंड नहीं हो रहे, इसलिए ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब सवाल पता है क्या राइज होगा कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये जरा मुझे बता दो। अगर 31/12/8 पर ना रुकता तो इसको चलने देते, तो इसके बाद 30 जून 9 आ रहा है, इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2009 से। याद है ये बात शुरू वाले दिनों में की थी। ये जो 31/12/2009 है, अगर इसको चलने दिया जाता और 2009 पे ना रोका जाता तो ये एंड होता 30 जून 2010। उस 30 जून 2010 को कैसे डिनोट करते? टैक्स ईयर 2010 से। अच्छा, इसमें आपसे चलो बात कर ही दूं, जब इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो अब ये देखो इधर, ये 2009 है, ये 2010 है। अब जब अगले 10 साल शुरू हो गए ना, तो फिर आमतौर पे किताबों के अंदर नॉर्म है 20Y0 लिखने की, 20Y0, क्योंकि अगले 10 साल शुरू हो गए ना। यार बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। अच्छा, 2001 को कैसे लिखोगे? अगर मैं x लूं, 20x1, 20x2, चलते 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 20x8, 20x9। अब यार 20Y0 होगा और 20Y1 होगा। कुछ समझ आई बात की? कैसे? देखो ना, ये 0 का डिजिट चल रहा है, 0 0 0, ये तीसरा डिजिट 0 का चल रहा है, 0 0 0 0 0 0 0। जब तक 0 था तब तक मैं 0 के लिए x ले रहा था, अब वो 1 हो गया है। 2010, 2011, 2012, अब मैंने साल अपना बदल लिया है, 20Y0। इसलिए ये एक नॉर्म है। अगर आपने नोट करना है, आपकी मर्जी है, इसमें आप शॉर्टकट भी नोट कर सकते हो जिस तरह मैंने किया, ताकि आपको ये बात जरा जहन में बैठ जाए। कर लो नोट, ऐसी एक कॉन्सेप्ट सा है। फॉर 0 आई एज्यूम, बोलो बोलो बोलो, इधर देखो, अगर इस 0 के लिए मैं एज्यूम करता ए, अगर इस 0 के लिए मैं एज्यूम करता ए, तो ए चलता रहता, फिर जब ये 1 आ जाता तो मैं यहां बी लिख देता। आई होप अब बात बहुत क्लियर हो गई है। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन।
ओके चलें जी। तो अब आप मुझे बताओ यार, ये 2009 के बारे में पूछ रहे हैं या 2010 के बारे में पूछ रहे हैं? 9 के बारे में। इधर फिर मैं मिटा देता हूं ये सारा, क्योंकि मेरा कैलेंडर ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब मुझे बताओ, इसका स्टे 10 जुलाई से लेके 10 जुलाई ना कहीं यहां पे गिर रहा होगा, देखो इधर 10 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक मुझे गिनना पड़ेगा। तो 10 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने दिन बनते हैं? अलग रेसोल्यूशन में गिने हो। 10 जुलाई से 31 दिसंबर, ये देखो जुलाई के 22, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31। तो टोटल बन गए 175 डेज। देयरफॉर हिज स्टे इज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 183 days. That's why he will be considered as non-resident individual. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ये कैलेंडर ईयर को एज अ स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा था। वो बीच में हमने तो पता नहीं कहां बहस ले गए थे एक्स और वाई के चक्कर में। ओके क्वेश्चन 22 पढ़ो यार। मिस्टर दानेश्वर, a renowned author, completed his book on human behavior in 2.5 years. 2.5 साल में इसने बुक लिखी है अपनी। एंड ही रिसीव्ड अ लम्प सम, इकट्ठा 9 लाख रुपया इन मई 2016 ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी। बताओ 9 लाख पे कैसे टैक्स लगेगा? पहले बता दो कि क्या इसको 24 महीने से ज्यादा लगे बुक लिखने पे? हाँ ना, 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब होता है 24 महीने जमा 6 महीने, 30 महीने लगे इसको बुक लिखने पे। इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। किस साल इसको रॉयल्टी मिली है? मई 16 में। बताओ ये कौन सा साल है? इसका तो नॉर्मल साल होगा ना, इसका तो नॉर्मल साल होगा। मई 16, मई 16 आपको पता है ओवरऑल 30 जून 16 के साल में फॉल करता है। तो ये टैक्स ईयर 2016, 2015 और टैक्स ईयर 2014, 3-3 लाख पे हर साल इनकम में फॉल करेगा। क्लियर? पहले आप लॉ की प्रोविजन लिख के आओगे, फिर आप लिख के आओगे देयरफॉर ₹3 लाख ईच विल बी चार्जेबल इन टैक्स ईयर 2016, 15 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। ओके ठीक है जी, मूव करें आगे। बिस्मिल्लाह पढ़ें जी। नया चैप्टर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, चैप्टर 9 हमारी बुक का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। भाई उसको कह दो मैसेज फैसल का है नंबर। अच्छा है उसे कहो आए क्लास में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इधर देखो सेक्शन 15 बुक, सेक्शन 15। इनकम प्रॉपर्टी से आपके जहन में क्या आ रहा होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक बात याद रखिएगा, इनकम प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का किराए पे देना है। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में लैंड एंड बिल्डिंग का बेचना नहीं आएगा, ठीक है? तो इनकम प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग का किराए पे देना है। अच्छा, अब देखो एक बंदे के पास खाली लैंड है, ये देखो खाली लैंड है, और इसने इसकी खाली लैंड है कजाफी स्टेडियम के पास। क्रिकेट का स्टेडियम है ना कजाफी लाहौर में, तो इसकी खाली लैंड है कजाफी स्टेडियम के पास। तो कजाफी स्टेडियम वालों को कहा जब आपको जरूरत हुआ करे तो पार्किंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर लिया करें इसको। तो ये लैंड का किराया लेगा कुछ, जाहिरी बात है ये लैंड उनको इस्तेमाल करने दे रहा है, उसका किराया लेगा। तो अगर आपके पास कोई खाली पीस ऑफ लैंड है और आप उसको किराए पे दे देते हो तो इट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये आपकी इनकम प्रॉपर्टी है। सेकेंडली, कुछ लोग होते हैं उनके पास खाली पीस ऑफ लैंड नहीं होता, उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग होती है। मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब ने 2-3 घर बनाए हुए हैं,
2-3 घर बना के आपके वाले साहब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, घर ही होते हैं, लेकिन 2-3 घर बना के या 2-3 दुकानें बना के उन्होंने किराए पे दे दी है और अब उनको उन दुकानों का किराया आ रहा है। तो अब आपके वाले साहब कहेंगे मुझे लैंड का किराया आ रहा है या लैंड एंड बिल्डिंग का, शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3, लैंड का किराया आ रहा है या लैंड एंड बिल्डिंग का किराया आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग का किराया आ रहा है। तो ये आपके वाले साहब की बन जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो खाली लैंड का किराए पे देना भी इनकम प्रॉपर्टी है और लैंड एंड बिल्डिंग का इकट्ठा किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। कई दफा ऐसी एक बीच में मैं बात कर दूं, कई दफा ना ऐसे फ्लैट्स होते हैं कराची में अक्सर, तो आप फ्लैट पे ना चौथा फ्लोर खरीद लेते हो, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, तो आप थर्ड फ्लोर खरीद लेते हो फ्लैट, तो वो जो थर्ड फ्लोर खरीदते हो ना वो आपका होता है। अब आप उस फ्लोर को अगर किराए पे दे दो तो इसको कहा जा सकता है खाली बिल्डिंग आप किराए पे दे रहे हो। एक्चुअली इनका लैंड में भी लोगों का हिस्सा होता है, लेकिन वो इतने बड़े फ्लोर्स में फिर लैंड कहाँ रह जाती है, फिर उस असल बिल्डिंग ही होती है जिसकी चीज होती है। तो खाली लैंड का किराए पे देना भी इनकम प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग का इकट्ठा किराए पे देना भी इनकम प्रॉपर्टी है, और खाली बिल्डिंग का किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ना उसने लफ्ज लिखा हुआ है लैंड और बिल्डिंग, इनकम प्रॉपर्टी का ना नोट्स का प्रिंट ला दो जरा। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अच्छा इसको पॉइंट 1 को छोड़ो जरा, पॉइंट 2 में आओ पहले। पॉइंट 2 में रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर। आपके पास ओनरशिप होना जरूरी है ना लैंड एंड बिल्डिंग की, तभी तो आप किराए पे दोगे। आप अभी सर उमेर है ना, FR1 पढ़ाते हैं, आप सर उमेर की गाड़ी किराए पे दे दो नवाज शरीफ को, इमरान खान को, बिलावल भुट्टो को, आपको यार ये किराए पे ले लें, आप तो ओनर ही नहीं हो, आप कैसे दे सकते हो? तो जो बंदा ओन कर रहा होता है वही चीज अपनी किराए पे देता है ना। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये देखा ना, और बिल्डिंग, तो लिखो अपने रजिस्टर पे लैंड या बिल्डिंग किराए पे देना, लैंड और बिल्डिंग नहीं, खाली लैंड भी किराए पे आप दे सकते हैं। लिखो खाली लैंड किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और दोनों लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठे किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लिखें लिखें, खाली लैंड किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और लैंड और बिल्डिंग इकट्ठे किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अच्छा ये क्या लफ्ज़ है एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल? एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, हाँ देख लो इसमें तो ऐसे रिसीव्ड और रिसीवेबल में कोई फर्क नहीं है। तो आपने घर किराए पे दिया तो 10 महीने का 10 लाख किराया, इंजमामुल हक आपके पास आए, आपसे मुराद ना अपने आप को ले लिया करें, इंजमामुल हक आपके पास आए, आपको कहा यार मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं ना जरा थोड़ा अर्सा इधर लाहौर में रहना चाह रहा हूं किसी जगह पे, तो मेरे घर में जरा कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं जरा दोबारा तामीर कर रहा हूं, तो मुझे जरा घर चाहिए किराए पे। तो आपने इंजमाम को कहा हाँ इंजमाम भाई आप किराए पे ले लें, मेरा फलां बंगला मौजूद है वो किराए पे ले लें, तो महीने का 1 लाख रुपया किराया तय कर लें। तो इंजमाम ने 10 महीने का किराया दिया, आखिरी 2 महीने के किराए के बारे में इंजमाम कहते हैं इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही अगला साल शुरू होता है ना तो आपको दे दूंगा। आखिरी 2 महीने के किराए में उसने थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट कर दी, आपने कहा चलो कोई नहीं। अब बोलो 10 लाख किराया आपको वो रिसीव हो गया, यानी हर महीने का किराया हर महीने के एंड पे आपको मिलता रहा, 10 महीने का किराया आपको रिसीव हो गया, और 2 महीने का किराया आपको रिसीव नहीं हो सका, इसलिए ये क्या है, रिसीवेबल है। 2 महीने का किराया रिसीवेबल है। अच्छा कुछ बच्चे टेस्ट का पूछ रहे हैं, भाई आप फिलहाल ऐसा करें, टेस्ट इंशाल्लाह एक ही दफा जब मैं करूंगा उसमें चैप्टर 4 भी कवर कर लूंगा, आप फिलहाल बस चैप्टर 4 के याद करने पे फोकस करें, फिर ये इनकम हम प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल के साथ मिला के जो है वो इंशाल्लाह टेस्ट ले लेंगे। तो चैप्टर 4 की थ्योरी याद करें, बड़े अच्छे थ्योरी के सवाल आते हैं और मुफ्त के नंबर होते हैं, डिफाइन रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और वो जो हमने पढ़ी थी अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, उसकी थ्योरी को याद कर करके बार बार लिखें। ओके अब बोलो यार क्या करना है, इनकम में कितना जाएगा? यस, टैक्सेबल कितना है जिस पे टैक्स लगेगा? 12 लाख, तो लिख लो टैक्सेबल इज 12 लाख।
तो रिसीव्ड और रिसीवेबल का मतलब समझ आ गया, दोनों को मिला के देखा जाएगा इनकम में कितना जाना है। चलें जी आगे। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव कितना हुआ था 10 लाख, और रिसीवेबल 2 लाख बाय द मालिक मकान, आप मालिक मकान थे, ऑफ लैंड और बिल्डिंग, एज कंसिडरेशन बदले में, किस चीज के बदले में, फॉर द यूज और कब्जा ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यूज इस्तेमाल, थोड़े से के लिए कब्जा दे दिया आपने उसको, फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ऑक्यूपाई कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग ने। यूज किसने, यूज किसका, यूज बाय टेनेंट, किराएदार, मालिक मकान को ओनर कहते हैं और किराएदार को टेनेंट। यूज बाय टेनेंट या ऑक्यूपेशन बाय टेनेंट, ऑक्यूपाई कर लेना, क्या क्या यूज कर रहे वो, हमारी लैंड या हमारी बिल्डिंग। ओके नेक्स्ट, आगे मूव करें जी। आप पॉइंट 1 पढ़ो। पॉइंट 1 कहते हैं द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर shall be chargeable in that year under the head income from property। कहते रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। हमने उससे कहा यार रेंट तो आजकल रेंट अ कार भी है और लोग अपना फर्नीचर भी रेंट पे देते हैं, रेंट से क्या मुराद है। कहते हैं रेंट का मतलब पहले पढ़ लो नीचे जाके, फिर मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो मेरे भाई इससे पहले कि मैं पॉइंट 1 पढ़ता, मैंने 2 इसलिए पढ़ाया है कि रेंट का जो आपके जहन में मतलब आ रहा है वो मतलब यहां पे नहीं है। आप समझते हैं किसी भी चीज को किराए पे दे देना इट इज रेंट, लेकिन जो हमारा चैप्टर 9 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड है वो कहता है मैं हर रेंट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ उस रेंट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डालूंगा जिस रेंट को लैंड और बिल्डिंग का किराया है। इसका मतलब है गाड़ी किराए पे दे देना, फर्नीचर किराए पे दे देना इस चैप्टर में फॉल नहीं करता। सर फिर वो कहां फॉल करेगा, ओ भाई सब्र कर जाएं प्लीज, थोड़ा सा हौसला रखें, आने दे दिन इंशाल्लाह उसकी भी बात कर लेंगे। अभी अगले चैप्टर्स पढ़ने हैं हमने, जज्बाती ना हो जाया करें कि उसका क्या करना, कल भी पूछ रहे होते हैं आप इसका क्या करना, ही नहीं अभी सब्र करें थोड़ा। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, पॉइंट 1 पढ़ा हूं दोबारा। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन shall be chargeable या taxable in that year under the head income from property। क्लियर। अच्छा अब यार एक कौन बात है जो कि मैं हाईलाइट करने लगा हूं आपके सामने स्काई ब्लू से, अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब मैं आपको एग्जेम्प्ट रेंट की क्या मिसाल दूं। एग्जेम्प्ट रेंट एक मिसाल है आपके सिलेबस में, आपके पूरे सिलेबस में एक मिसाल है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं है, किसी और चैप्टर में है। वो है एग्रीकल्चरल लैंड का किराए पे दे देना। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड किराए पे दे दो ना, यानी आपकी जमीन है और आपने किसी को किराए पे दे दी कि आप इस पे काश्तकारी कर लो, तो मुझे बस किराया दे दिया करना, आप खुद काश्तकारी नहीं कर रहे, तो वो फिर रेंट एग्जेम्प्ट बन जाएगा। लेकिन उसको रह देते हैं अभी, एग्जेम्प्ट रेंट को पेंडिंग कर देते हैं। ये एग्जेम्पशंस का चैप्टर कौन से, एग्जेम्पशंस का चैप्टर है मेरे ख्याल से चैप्टर 13 है, हाँ चैप्टर 13। तो लिख लें एग्जेम्प्ट रेंट, एग्जाम्पल ऑफ एग्जेम्प्ट रेंट इज गिविंग एग्रीकल्चरल लैंड ऑन रेंट। लेकिन छोड़ें अभी इस चैप्टर में, मैं क्यों इस बहस में पड़ गया। गिविंग एग्रीकल्चरल लैंड ऑन रेंट, आप पढ़ लें येलो वाली बात, क्योंकि स्काई ब्लू वाली बात मेरी नजर में अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जाम, कहते हैं वो जो एग्जाम्प्ट रेंट है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम प्रॉपर्टी। हमने कहा ओ भाई रेंट क्या चीज है रे, कहता रेंट है लैंड एंड बिल्डिंग का किराए पे देना। ओके अच्छा यार अगली बात करते हैं।
ये क्या है भाई, बोलो ये क्या है? घर, सीधा घर उल्टा घर? मैं सीधा कह रहा हूं, मेरी मर्जी। अब ये ना समझो कैमरा उल्टा हुआ है, ये घर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक अमजद साहब है, अमजद साहब कहते हैं यार ये घर ना मुझे पसंद है, बड़ा जबरदस्त घर है, ये घर मुझे पसंद है। तो जिसका घर था उससे जाके बात की, उससे जाके कहा यार ये मैं खरीदना चाहता हूं। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, उसने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है आप खरीदना चाहते हो, आप पैसे तय करो। तो प्राइस तय हो गई 11 लाख, वो पुराने जमाने की बात है, प्राइस तय हो गई 11 लाख, ठीक है। अब अमजद साहब इस घर को बाय करना चाहते हैं, तो अमजद साहब ने घर के मालिक मकान से बात की कि मैं इसको लेना चाहता हूं। अब अमजद घर गया तो अमजद ने सोचा यार वो मैं कुछ पैसे तो पकड़ा के नहीं आया। तो अमजद गया और अमजद ने मालिक मकान को 50, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सारी एग्जांपल, अमजद ने मालिक मकान को 50,000 रुपया दे दिया। अमजद ने मालिक मकान को 50,000 रुपया दे दिया, यार ये पकड़ एडवांस मेरी तरफ से, और अब ये घर जो है ना सेल ना करी किसी को, बस इसमें कुछ दिन रह ले, बाकी पैसे में 10.5 लाख, 11 लाख में से 50,000 दे दिया ना, तो 10,50,000 बच गया, बाकी मैं पैसे इंशाल्लाह अरेंज करता हूं तो तुझे आके दे दूंगा। अब गया बेगम से मशवरा किया, ओह बेगम ने कहा अबे क्या हो गया रे, तू उल्टा घर खरीदेगा, हम ये घर नहीं खरीद रहे, सॉरी माजरत, उससे सॉरी कर रहा हूं, हम ये घर नहीं खरीद रहे। अब ये गया उस बंदे के पास और उससे क्या कहेगा, मैं ये घर खरीदना नहीं चाहता, और अगली रिक्वेस्ट क्या करेगा, मेरे पैसे कितने, 50,000, जो मैंने तुझे एडवांस पकड़ाया हुआ है, मेरे एडवांस वापस करो 50,000। वो कहेगा भाई ये मार्केट के नाम है, ये 50,000 नहीं वापस मिलता, चल भाग, चल भाग, ये वापस नहीं मिलता। अब ये वो जो घर का ओनर था ना, अमजद की बात नहीं करा, अब ये जो घर का ओनर था, बताओ उसकी जेब में आप क्या कहते हो, मुफ्ता लगाया, ठीक है, मुफ्त में उसकी जेब में 50,000 आ गया। ये 50,000 घर का जो ओनर था ओरिजिनल, अब भी वही ओनर है क्योंकि बेचा ही नहीं, वो जो घर का ओरिजिनल ओनर था उसकी इनकम बन जाएगी। सर आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था घर का बेचना इस चैप्टर में फॉल नहीं करता। जी मैं बिल्कुल कायम हूं, घर का बेचना फॉल नहीं करता, ये घर के बेचने का मुआहिदा हुआ, लेकिन घर के बेचने का मुआहिदा कैंसिल हो गया और एडवांस जब्त हो गया, उस पर कब्जा कर लिया। घर का बेचना इंशाल्लाह हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं ये बात कर रहा हूं घर बेचने का मुआहिदा हुआ, बाद में वो मुआहिदा कैंसिल हो गया और वो जो एडवांस पकड़ा था घर के ओनर ने वो उसकी जेब में चला गया, अमजद रोता हुआ वापस आ गया। तो वो जो घर का ओनर है जिसके पास 50,000 गया था, ये उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। पढ़ो जी। अच्छा इसमें ना मैंने प्रॉपर्टी डीलर का लफ्ज यूज किया है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर से मुराद ये नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर किसी और का घर बिकवा रहा था, आप समझ लो प्रॉपर्टी डीलर के अपने भी घर होते हैं कई, तो इसमें ऐसे ही मैंने प्रॉपर्टी डीलर का लफ्ज यूज किया है। तो वो अगली दफा बुक में चेंज कर देना यार, ओ भाई अगली दफा बुक में चेंज करना है, प्रॉपर्टी डीलर की जगह किसी बंदे का नाम लिख देना। मिस्टर एच वेंट टू मीट अ प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर का समझो अपना घर है कोई, मिस्टर एच गया प्रॉपर्टी डीलर से मिलने, एच से मुराद यहां अमजद है यार, ठीक है, एच से मुराद यहां अमजद है जो हमारी मिसाल में था। Mr. H went to a property dealer and the property dealer showed him a house which Mr. H can buy at any time by paying 11 लाख। Mr. H likes the house, Mr. H ने कहा घर हो तो ऐसा, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मरने से पहले मैं खरीदूंगा। Property dealer said, property dealer सीधे हो जाए, property dealer said, if you give me advance money of 50,000 I will not sell the house to anyone। तो मुझे 50,000 पकड़ा, फिर मैं ये पैसे किसी को नहीं दूंगा, सॉरी ये घर किसी को नहीं दूंगा, अब तेरा हुआ घर। मिस्टर एच अग्रीड एंड नाउ मिस्टर एच हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द प्रॉपर्टी।
अब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट महीने बाद, डेट 2 महीने बाद मुझे पैसे अरेंज करने दो। आमतौर पे महीना डेढ़ ही मार्केट में अलाउ करते हैं वो। एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिस्टर एच रिफ्यूज टू परचेज द प्रॉपर्टी। पेमेंट के टाइम पे एच ने कहा यार मैं घर नहीं खरीद सकता, सॉरी। Now 50,000 will not be refunded by the property dealer. Property dealer का समझ लो अपना घर था। Now 50,000 will not be refunded by the property dealer as per norms of business nowadays. This will fall under income from property of the property dealer. ये property dealer की कौन सी इनकम बन जाएगी? इनकम प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें ना कहानी लंबी है, लॉ के अंदर जो लाइन है वो छोटी सी है। वो क्या है? Any forfeited deposit paid under a contract for sale of land or building. Any forfeited deposit समझ लो इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट एक तरह का एडवांस भी कह सकते हो आप। फॉरफिटेड डिपॉजिट का मतलब लिख लें इनिशियल डिपॉजिट। जब आप चीज लेने जाते हैं ना यार, ये अक्सर ना आपने उधर भी सुना होगा, जब आप फर्नीचर खरीदने जाते हो तो फर्नीचर खरीदने जाते हो ना, फर्नीचर वाले को कहते हो यार ये जो तस्वीर के अंदर मुझे कॉपी में फर्नीचर नजर आ रहा है, इस तरह का बेड हो तो नींद ही नींद है। बाद में जाके पता चला कि नींद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बड़े बड़े बेडों पे लोगों को नींद नहीं आती। अच्छा, पैसों से बेड तो खरीद लेते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। अच्छा, एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट, एनी इनिशियल डिपॉजिट पेड। हाँ, तो मैं कह रहा था फर्नीचर वाले को भी अक्सर आपको पता होगा आप एडवांस दे के आते हैं। इसी तरह आप घर खरीदने जाएं तो अगले से जरा बात पक्की करने के लिए ना, बात पक्की करने के लिए जैसे लोग अंगूठी बनाते हैं, तो ऐसे ही बात पक्की करने के लिए क्या करते हैं, बात पक्की करने के लिए आप उसको 50,000 रुपए की अंगूठी बनाते हैं, बाद में लाखों रुपए शादी पे खर्च होते हैं। तो 50,000 रुपए की आपने जो है वो उसको पैसे दे दिए, तो अब अगले बंदे ने कहा ना 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 यार, शादियों में भी इसी तरह होता है, बाद में मंगनी ढूंढ गई, अंगूठी वापस नहीं हो रही, टेंशन। अच्छा चलो छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गई। एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक है जी, क्लियर हो गया। फोरफिट का मतलब है इसने छोड़ दिया था। फोरफिट का मतलब होता है छुड़वा लेना। तो ये वो पैसे मांग रहा था बार बार एच, लेकिन इसने मना के उसको छुड़वा लिए। असल में लोग वापस करते ही नहीं है, तो छुड़वा लिए पैसे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। असल में मुआहिदा हो चुका हुआ था यार, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग। और मुआहिदा किस चीज का था? लैंड या बिल्डिंग बेचने का। लैंड या बिल्डिंग सेल करने का, लेकिन सेल नहीं हुई, याद रखना, सेल नहीं हुई। बस भाई, रेंट में फिलहाल दो चीजें फॉल करती हैं। नंबर 1, लैंड या बिल्डिंग का किराए पे देना। नंबर 2, लैंड या बिल्डिंग के बेचने का मुआहिदा करना, उसका एडवांस पकड़ना है, इनिशियल डिपॉजिट। बेचने का मुआहिदा करना, उसका इनिशियल डिपॉजिट पकड़ना, और बाद में अगर वो कहे मैंने नहीं लेना तो वो डिपॉजिट अपनी जेब में फॉरफिट करा के, उससे माफ करा के अपनी जेब में डाल लेना। जबरदस्ती माफ कराया जाता है। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखो देखो देखो, ये है बिल्डिंग, और ये है बिल्डिंग के अंदर मशीन। इसको क्या कहते हैं? एक्सेलेंट, फैक्ट्री। इसे फैक्ट्री कहते हैं। आपके पास गुजरांवाला में जूते बनाने की एक फैक्ट्री है। आपने सोचा मैं आला तालीम हासिल करने के लिए, आपसे मुराद आप अपने आप को लिया करें, आपने सोचा मैं आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ जाता हूं। जैसे अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने गए थे ना, तो आपने सोचा मैं आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ जाता हूं, तो आप गुजरांवाला से आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए। आपने सोचा ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरे किस काम की, मशीन किस काम की, लेकिन इसको बंद कर जाऊंगा तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, चलाना तो है ही, मैं सीए कर लूंगा, फिर बंदे बंदे रख लूंगा, चलाएंगे। तो थोड़े अरसे के लिए लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी खाली पड़ी है, तो ऐसा ना करें कि इसको किराए पे दे दें। अब आप वो अपनी फैक्ट्री किराए पे दे के आ गए। अब जब अपनी फैक्ट्री किराए पे दे के आ गए तो लॉ मेकर थोड़ा आगे बढ़ा,
लॉ मेकर ने कहा यार ये जो असल में पता है क्या चक्कर है, अब आपको किराया आएगा, यू विल रिसीव रेंट। आप क्या रिसीव करेंगे बोलो? रेंट। यू विल रिसीव रेंट। अच्छा, अब आपको रेंट आएगा, फर्ज करो आपको रेंट आया ₹6 लाख बिल्डिंग का और ₹9 लाख मशीन का। टोटल कितना आया आपको? ₹15 लाख। ये 15 लाख जो आपको आया है भाई, ये सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है आपकी। लॉ मेकर कह रहा है अगर आपको ये बात पसंद नहीं आ रही तो आप एफबीआर को ईमेल कर दो, सर मुझे ये बात पसंद नहीं आई, तो आप इसका कुछ और करें। लॉ मेकर ने अपनी वर्डिक्ट पास कर दिया। शायद वजह पता है क्या है? असल में ना यहाँ लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देना मकसूद नहीं था। किराएदार ना लैंड एंड बिल्डिंग को देख के उसने किराए पे जगह नहीं ली, उसने मशीन की कंडीशन देखी थी, उसने कहा यहाँ जूते बन सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का क्या करना है मैंने तो मशीन की कंडीशन देखनी है। तो असल में वो जो बैक एंड पे किराएदार के जहन में होता है ना, अच्छा कभी लॉ में लॉजिक बताऊं ना मैं, तो मैं उसी हद तक बताऊंगा जहां तक आपको कुछ जरूरत होगी, ताकि बात जरा जहन में रह जाए। लॉ में लॉजिक आपने कोशिश करें मेरे से ना पूछें, जहां तक कभी मैं बता दूं तो उसे याद कर लें, बस इतनी सी बात आपके लिए काफी है। तो यू विल रिसीव रेंट, आप रेंट रिसीव करेंगे। बिल्डिंग का कितना किराया मिला आपको? 6 लाख, और मशीन का किराया मिला 9 लाख। पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा आपकी, नोट कर लो। जी भाई, आप बताएं। क्लियर? बिल्डिंग का अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे देना इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप लाहौर में बैठे हैं, साल के आखिर में आपने उससे कहा किराया भेजो, उसने 6 लाख रुपया किराया बिल्डिंग का भेजा, 9 लाख रुपया किराया आपकी मशीन का भेजा, पूरे 15 लाख आपने जो इनकम कमाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी और इस चैप्टर से बाहर निकल जाएगी। ये अदर सोर्स के चैप्टर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या समझ आ गई बात? चलें आप पढ़ें। ये था .3। सेक्शन कौन सा चल रहा है हमारा? सेक्शन 15 का सबसेक्शन 3 पढ़ें जी। रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से मुराद मैंने आप लिया था, आप जो आला तालीम हासिल करने आए हुए हैं। रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट किराए पे देना, उर्दू में पढ़ रहा हूं, आप .3 देखते रहे। रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी shall be chargeable under the head income from other source। ये सारा का सारा कहां फॉल कर जाएगा बोलो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर? चलें जी आगे। अच्छा जी, यार आपके चाचू हैं ना, जहन में आ रहे हो तो ताया जहन में ले आए, फूफा ले आए, खालू ले आए, जो भी जहन में ले आए, आपके चाचू हैं। आपके चाचू का हॉस्टल है, आपके चाचू का हॉस्टल है, ठीक है? इस तरह का बना लेते हैं हॉस्टल। इसमें ये ग्राउंड फ्लोर पे 3 कमरे बना लेते हैं और आगे फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरे बना लेते हैं। ये आपके चाचू का हॉस्टल है, 6 कमरे हैं इसमें, हॉस्टल। अच्छा,
अब हुआ क्या कि रूम रेंट है एक कमरे का, रूम रेंट पर रूम कितना कर लें, 5,000। तो चलो 10,000 कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा अच्छी लोकेशन पे है तो 10,000 कर लेते हैं, मेन रोड पे है। तो एक कमरे का किराया 10,000, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो फर्ज करो ये 6 कमरे हैं, इनमें 6 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो 6 स्टूडेंट्स हैं, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई किसी शहर से आया हुआ है, तो ये हॉस्टल आपके चाचू के हॉस्टल में रहते हैं। मैं इस वक्त आपके चाचू की टैक्सेशन की बात करने लगा हूं। आपके चाचू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं क्योंकि वो लैंड और बिल्डिंग को किराए पे दिया हुआ है। इसके अलावा आपके चाचू कोई और सर्विस भी देंगे उनको, रेंट चार्ज्ड फॉर अदर सर्विसेज, रेंट चार्ज फॉर अदर सर्विसेज, रेंट चार्ज फॉर अदर सर्विसेज कौन कौन सी? आप हो सकते हैं रिक्वेस्ट करें हमें सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करें, आप हो सकते हैं रिक्वेस्ट करें हमें इंटरनेट मिलना चाहिए, वाईफाई। आप हो सकता है रिक्वेस्ट करें, हाँ आप हो सकते हैं रिक्वेस्ट करें कि मुझे जो है वो यूटिलिटीज मिलनी चाहिए, बिजली के बिल मैं नहीं दिया करूंगा, आप ही दिया करना। तो इतनी सारी सर्विसेज जो वो आपको दे रहे हैं, तो वो रूम के किराए में उन्होंने कहा शामिल नहीं है। इन सर्विसेज के मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। इनके पैसे आपके चाचू ने मांगे 4,000 रुपए। आप बताओ 14,000 आपके चाचू का होगा इन फ्लो, एग्री करते हो? इन फ्लो, हर रूम का बच्चा, हर रूम का बच्चा, हर अल्लाह का बंदा चाचू के पास आया करेगा और चाचू को महीने के आखिर में 14,000 पकड़ा दिया करेगा। और चाचू को कहा करेगा चाचू जबरदस्त वाईफाई भी जबरदस्त जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड भी माशाल्लाह टाइम पे ड्यूटी दे रहा है, बिजली का भी हमें मसला नहीं होता है, एक्सीलेंट आप सर्विसेज दे रहे हैं, वी आर रियली इंप्रेस्ड। 10,000 हम आपको कमरे का दे रहे हैं और 4,000 हम आपको उधर सर्विसेज का दे रहे हैं, और हमारे और भी दोस्त हैं, अगर आप कमरों पे कमरे डाल लें तो वो भी आप जबरदस्त हो जाएगा और हम आपके जबरदस्त काम चलाएंगे। अब मेरे भाई लॉ मेकर कहता है अभी ना मैं चाचू के खर्चों की बात नहीं कर रहा कि चाचू को इस सारे अरेंजमेंट में खर्चे कितने करने पड़े, चाचू के खर्चे भी हो रहे होंगे, उनकी अभी मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ पता क्या कह रहा हूं, आप गए पहले दिन, आपने उनसे बात की यार क्या अरेंजमेंट होगा, उन्होंने कहा यार रूम रेंट 10,000 है और इसके अलावा हम कुछ और सर्विसेज भी देते हैं, उनके 4,000 लेंगे, तो 14,000 पे आपके महीने का किराया बनता है। अब आप कहोगे अच्छा यार मैं सीए कर रहा हूं, मैं वालिदैन से बात करता हूं, अब्बू से बात की, अब्बू ने कहा चल ठीक है बेटा अफोर्ड कर लेता हूं, मैं महीने का 14,000 रुपए का खर्चा मैं अफोर्ड कर लेता हूं। अब अब्बू आपको 14,000 भेज दिया करेंगे, आप जो है वो मालिक के मकान को दे दिया करोगे 14,000 रुपए, पूरे के पूरे 14,000 इनका इनफ्लो है। इसमें लॉ मेकर पता है क्या कहता है, इसमें लॉ मेकर ने बड़ी मजे की बात की, इसमें ये आपके चाचू की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें मैं टोटल को कुछ नहीं कर रहा। इधर देखो मैंने टोटल पे लाइन लगाई थी, इसमें मैं टोटल को कुछ नहीं कर रहा, ये आपके चाचू की इनकम प्रॉपर्टी है, क्योंकि असल चीज जो यहां पे वो किराए पे दे रहे हैं वो असल में रूम किराए पे दे रहे हैं, और ये आपके चाचू की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। 14,000 के आगे अब कुछ नहीं लिखना टोटल के आगे कि ये क्या है। चलें जी नोट कर लें, ऊपर क्या लिखूं मैं, चाचूस इनकम, इंग्लिश में एस ही डालते ना, अपॉस्ट्रोफी एस, इधर जे डाल दिए मैंने, चाचूस इनकम। बोलो भाई चाचू की इनकम कितनी है महीने की एक कमरे की? 10,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4,000। अब कमरों से और महीनों से मल्टीप्लाई ना करने बैठ जाना, मैं बस अभी समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिया है। रूम रेंट पर मंथ, पर रूम पर मंथ छोड़ो पहले, वो देख लेंगे न्यूमेरिकल्स में। ओके अच्छा ये इंग्लिश आपको समझ आई है? इधर मैं ये भी लिख सकता हूं, रेंट चार्ज्ड फॉर रूम,
और इधर रेंट चार्ज्ड फॉर अदर सर्विसेज। बेबस कर दो ना भाई, कितनी देर लगाओगे? जल्दी भाई, स्पीड आप जल्दी नोट किया करें। चलें जी पढ़ें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था 3A। इसके ऊपर चाचू वाले पॉइंट के ऊपर लिख लो सेक्शन क्या चल रहा है 15 3A। Where rent include amount received for providing amenities. Provision mean providing. Where rent includes amount received for providing amenities. देखो इधर, असल में ना रेंट से मुराद इधर ये है, देखो इधर Where rent, देखो 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 व्हाइट बोर्ड पे, Where rent includes amount charge for providing amenities 4000। जहां रेंट, आप तो 14,000 देके आ जाया करोगे, जहां रेंट में शामिल है अमाउंट फॉर एमिनिटीज। एमिनिटीज होती हैं सर्विसेज। वेयर रेंट इंक्लूड, जहां 14,000 में शामिल है, वेयर 14,000 इंक्लूड, वेयर 14,000 इंक्लूड एन अमाउंट रिसीव्ड, एन अमाउंट रिसीव्ड से मुराद है 4,000। वेयर 14,000 इंक्लूड 4,000 for providing amenities, for providing utilities, for providing any other service connected with the renting of building। याद रखना, ये बिल्डिंग से कनेक्शन में होनी चाहिए, यानी ये सहूलत उसी को मिल रही है जो कमरा किराए पे ले रहा है। इट पता है क्या होती है पंजाबी में? ईंट। इट से क्या मुराद है इधर? नहीं, इट से मुराद है इधर 4,000। इट से मुराद इंग्लिश वाला इट है। इट बोलो जरा। हाँ, लेकिन इट बोलते हैं इसको, वैसे इधर हम खींच के बोल रहे हैं। इट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या चीज जाएगी बोलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? सिर्फ 4,000, पूरा नहीं, पूरा नहीं। पढ़ो जी, एसी बंद करो। वेयर रेंट में शामिल हो अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद रेंटिंग और बिल्डिंग, इट शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नीचे वाली एग्जांपल आपने नहीं करनी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। जो एग्जांपल मैं कहा करूं डब्बे में, वो वाली किया करें। खुद जज्बाती मत हो जाया करें, जज्बात को काबू में रखें। वो जज्बात ही क्या जो बेकाबू। और बहुत बात लंबी होगी। पॉइंट 4। अच्छा जी भाई, एक घर आपने किराए पे दिया, तो घर का किराया महीने का आजकल चल रहा है 50,000 रुपया। आपने अपने कजन को घर किराए पे दिया। कजन ने कहा यार मेरे से तो 50,000 ना ले, मेरे से 45,000 ले ले। आपने कहा चल यार ठीक है, तू चाचू का बेटा है, चल तेरे से 45,000 लेता हूं, ठीक है। अब पता है क्या है, एक्चुअल रेंट कितना है? 45,000 जो आपने चाचू के बेटे से लिया है, और मार्केट में कितना चल रहा है? 50,000। अब जवाब है, सवाल यह है कि आपने कितना कमाया है। तो लॉ मेकर कहता है हायर को इनकम में ऐड करो। एक्चुअल किराया जो आपने लिया उससे, या जो मार्केट में किराया चल रहा है। आपको किसने कहा था मार्केट से कम किराया लो? हमें तो इससे कोई कंसर्न नहीं। आप जब टैक्स देने जाओगे तो टैक्स देते हुए हर महीने समझा जाएगा आप 50,000 कमा रहे हो, हालांकि कजन आपको 45,000 देके जा रहे हैं। द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इन इनकम। रेंट कमाने के लिए फॉलोइंग अमाउंट इनकम में ऐड होगी। क्या? हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। अच्छा यार, ऐसा हो सकता है मार्केट में किराया 50,000 हो और आप अपने दुश्मन को 52,000 में किराए पे दे दो। अब आप कह रहे होगे वो किसी और से किराए पे ले लेगा। भाई और अच्छी लोकेशन पे उसको नहीं मिल रहा था, बस उसने आपसे लिया किराए पे,
आपने मार्केट में कराया 50,000 चला था, आपने उससे 52,000 ले लिया। अब बोलो मेरे भाई, क्या कोई सादा लो बंदे को आपने फंसा दिया या आपने दुश्मन को फंसा दिया? तो ऐसी सूरत में लॉ मेकर कहता है आप फिर हायर लो। टैक्स वाले यहां तेज निकले। जरूरी नहीं हर जगह ही टैक्स वाले जो है वो टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचाएं। यहां टैक्स वाले टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हायर इनकम को कभी कभी फायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे ज़कात माइनस की थी और चीजें माइनस की थी। तो ये मत समझा करें कभी, कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं ग्रुप्स में, इससे तो हुकूमत को फायदा होगा, इससे तो हुकूमत को नुकसान होगा। भाई हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान होगा ये हुकूमत ने लॉ बनाते हुए खुद सोच लिया है। आप इस पे ना सोचें कब हुकूमत को फायदा होगा कब नुकसान होगा। आप पेपर पास करें, जो लॉ की प्रोविजंस हैं वो याद करें। द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इन इनकम, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा। इस पे पढ़ लेना, नीचे वाली मिसाल पढ़नी हुई तो। अच्छा यार, ये अब बड़ी मजे की बात सुनो, पेज 205 पे हम दूसरे सफे पे। ये क्या चक्कर है, टेबल एक और आ गया, सर पकड़ के बैठ गए हम तो। हमने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक और टेबल। अच्छा भाई लाइट गई थी, आ रही है। अच्छा यार, ये एक टेबल दिया हुआ था अभी जो मैंने सामने खोला हुआ था। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में याद रखना कि एक अलग टेबल अवेलेबल है। ये लाइट ऑन थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक अलग टेबल अवेलेबल है। इसका मतलब है वो जो चैप्टर 4 में हम दो टेबल पढ़ के आए हैं, वो टेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। इसलिए अगर आप याद करो कि मैंने जब भी क्लास में आपको होमवर्क दिया ना, और वो जो 9-10 सवाल आपने को दिए थे, मैंने जब टेबल 1-2 समझाया था, तो उसमें सिर्फ सैलरी थी, बिजनेस था, कैपिटल गेन था, अदर सोर्स था। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर के नाम के ऊपर लिख लो वखरा। वखरा क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट पंजाबी में वखरा, डिफरेंट। ये जरा डिफरेंट किस्म का चैप्टर है। अजीब भी लिख सकते हो, अजीब सा चैप्टर है। अजीब सा कैसे है? यूनिक तो है, वजह क्या है? इसका टेबल अपना है, इसके रेट अपने हैं। अच्छा जी, लिखो अब इसमें मेरे भाई कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वैसे अपने रजिस्टर पे लिखो, फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अ सेपरेट टेबल इज गिवन showing separate rates. For income from property, a separate table is given showing separate rates. Therefore, income from property is a separate block income. Therefore, income from property is a separate block income. इसलिए इनकम ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी इनकम है? सेपरेट ब्लॉक इनकम, क्योंकि इसके लिए सेपरेट रेट दिए हुए हैं, सेपरेट रेट दिए हुए हैं। चैप्टर 4 में ना एक डब्बा दिया हुआ था, नॉर्मल टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स रिजीम। इसमें ना थोड़ा सा फर्क समझ लो। इधर देखो, फिलहाल ना मैं एक काम कर रहा हूं, देखना इधर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मैंने नॉर्मल टैक्स रिजीम में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने लिखा हुआ है इफ ही ऑप्ट्स। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए ना मैं यहां से मिटा रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन जरा सब्र कर जाएं, आगे बात चलने दें, आपको समझ आ जाएगी बात। ये मैंने मिटा दिया। अब अगर आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो तो नॉर्मल टैक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, अदर सोर्स। इन पे टेबल 1 और टेबल 2 लगता है। क्लियर? अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम में डिविडेंड आता है, दूसरी भी एक चीज है वो छोड़ो, डिविडेंड इनकम आती है। सेपरेट ब्लॉक में आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पहली दो छोड़ो, पढ़ा दूंगा किसी दिन। सेपरेट ब्लॉक में आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
different slab rates are available as compared to table 1 and 2. टेबल 1 एंड 2 की बनिस्बत डिफरेंट स्लैब रेट्स अवेलेबल हैं। इसका रेट किस पेज पे अवेलेबल है प्रॉपर्टी का? पेज नंबर 205। पेज 205 के ऊपर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेपरेट रेट अवेलेबल है। और इसके पेज कौन से हैं देखो, 30 और 31। और इसका टेबल कौन से? पेज 205। क्लियर? चलें जी वापस आ जाए। सर अगर हम बैठे होते तो आपसे पूछते सेपरेट ब्लॉक इनकम में और फाइनल टैक्स में फिर क्या फर्क है? सेपरेट का मतलब भी अलग, टेबल। असल में ना जो बेसिक थीम है हमारे लॉ की, बेसिक थीम ये है कि आप इनकम कमाओ, इनकम कमाने में खर्चे वगैरह माइनस करो और नेट इनकम पे टैक्स दो। लॉ में जो है जनरल रूल वो है ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। साल हर साल से लोगों की पूरी दुनिया में यही कोशिश होती है कि सारी इनकम्स नॉर्मल में ही रहें। ऐसे लॉ को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बस सारी इनकम्स जमा करो, जमा करके टोटल करो और टेबल 1, 2 वाले रेट लगा दो। ये आमतौर पर दुनिया में कोशिश होती है कि नॉर्मली सारी इनकम्स रहें, लेकिन कुछ वजह से सेपरेट और फाइनल टैक्स रिजीम्स इंट्रोड्यूस होती हैं। उनकी वजह क्या होती है? उनकी वजह ये होती है कि यहां पे ना लॉ मेकर कुछ बेनिफिट देना चाह रहा होता है। इधर आपको पता है रेट मैक्सिमम पता नहीं 30-35% तक जा रहे थे टेबल 1 और 2 में, लेकिन डिविडेंड के लिए फिक्स रेट है 15%। तो लोग जरा खुश हो जाते हैं। तो लॉ मेकर कभी कभी बेनिफिट देना चाहता है लोगों को, कभी सेपरेट ब्लॉक इनकम्स में डाल देता है, कभी पकड़ने के लिए भी डाल देता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरल रूल है कि आपकी इनकम्स 4 है और ये नॉर्मल टैक्स की इनकम्स है। एक्सेप्शन ये है कि कुछ और इनकम्स इनके अलावा है। ठीक है, अब आपका सवाल अपने जहन में वो उसी तरह रहा कि सर फाइनल टैक्स रिजीम यानी डिविडेंड के लिए 15% है और प्रॉपर्टी के लिए भी अभी हमने एक लंबा सा टेबल देखा है, तो सर इन दोनों में फिर फर्क क्या है? इसको सेपरेट क्यों कहते हैं, इसको फाइनल क्यों कहते हैं? हालांकि हमें लग रहा है डिविडेंड का भी सेपरेट रेट ही अवेलेबल है, तो आप डिविडेंड को भी यहीं लिख देते। तो वो अगर आपने फर्क लिखना है तो लिख लें, लिखें डिफरेंस बिटवीन सेपरेट ब्लॉक एंड फाइनल टैक्स इनकम। अपने रजिस्टर पे कहीं लिख लें डिफरेंस बिटवीन सेपरेट ब्लॉक एंड फाइनल टैक्स इनकम। ऑन फाइनल टैक्स इनकम we do not, on final tax income we do not pay tax ourselves, हम खुद टैक्स पे नहीं करते। on final tax income we do not pay tax ourselves, rather आगे आगे याद है, आगे याद है, rather company will deduct tax on our dividend and will pay to government. Rather company will deduct tax on our dividend and will pay to government. However, in separate block we normally pay tax क्या होना चाहिए, ऑन आवर ओन या वी नॉर्मली पे टैक्स ओवर सेल्फ? क्या फिक्रा बनेगा इंग्लिश का सही? अंग्रेजी जरा मेरी कमजोर है। समझ बात समझ आ गई है? ऑन आवर ओन। तो हाउएवर ऑन सेपरेट ब्लॉक वी पे टैक्स ऑन आवर ओन, हम खुद जाके एफबीआर के दफ्तर टैक्स जमा कराते हैं। अच्छा बताऊं प्रैक्टिकली होता क्या है यार? प्रैक्टिकली ये होता है कि डिविडेंड आपने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, तो हुकूमत ही टैक्स काट के ना आपको दे देती है, सॉरी वो कंपनी ही टैक्स काट के आपको डिविडेंड दे देती है। लेकिन जो सेपरेट ब्लॉक इनकम्स है ना, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी है, जैसे आपने 3-4 घर आप किराए पे दिए हुए हैं, जो 3-4 घर आपने किराए पे दिए ना, उन सबका किराया आपको मिलेगा, आप देखोगे मेरी इनकम कितनी बन रही है, और फिर जाके आप जो है
वो हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा करा दोगे। क्लियर? अब आ जाओ पेज 205 पे वापस। पॉइंट 7 अभी ठहरो। द रेट ऑफ टैक्स टू बी पेड अंडर सेक्शन 15, ये वाला सेक्शन, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी। इंडिविजुअल और एओपी अगर इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं तो कंपनीज ऑब्वियसली छोड़े, हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर इंडिविजुअल और एओपी इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं तो कैसे टैक्स लगेंगे? देखो इधर, जहां रेंट 2 लाख तक है, वैसे जरा ट्राई करो 2 लाख को जरा डिवाइड करो 12 से, 12 महीने से, 16,600 कुछ। चलो 16,600 छोड़ो, 16,600 कुछ बनाए। आप ऐसे 15,000 करो, 15,000 जरा 12 करो, 15,000 जरा 12 करो, मल्टीप्लाइड बाय 12, 15,000, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करो, 1,80,000। 1,80,000 2 लाख से कम है। तो अगर कोई बंदा 15,000 पे घर अपना किराए पे दे देना, घर किराए पे दे दिया और 15,000 किराया ले रहा है, तो लॉ मेकर कहता है यार छोड़ो परे यार, छोड़ो परे, इससे टैक्स ना लो यार, ऐसे बेचारे पे बर्डन डालना है। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 विल बी 1,80,000। 1,80,000 वाले पे टैक्स ही नहीं है, 1 लाख ना। और 16,000 पे भी घर आप अगर किराए पे दे दें, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करो, 1,92,000, फिर भी आपके घर के किराए पे टैक्स नहीं देना। समझ आ गई बात? लेकिन अगर आपने ज्यादा कमा रहे हैं, आपने 30,000 पे 40,000 पे घर किराए पे दिया हुआ है, तो फिर तो 12 से मल्टीप्लाई करके बात पता नहीं कहां जाएगी। तो ये टेबल है यार, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट। हाँ लिखो, प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में, अगले सफे खुद ना पढ़ना, मैं आगे कुछ तफसील है मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। यानी अगर आपके वाले साहब ने लाख रुपया घर किराए पे दिया हुआ है महीने पे, तो साल का किराया 12 लाख, तो 12 लाख पे वाले साहब टैक्स दे देंगे। खर्चे नहीं वाले साहब माइनस कर सकेंगे, ये 12 लाख इस सीरियल में गिरेगा, सीरियल 4 पे, इस तरह टैक्स दे देंगे। ग्रॉस अमाउंट का मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट 7 पढ़ो, समझ आ रही है? An individual or AOP who derive income from property up to 2 lakh is not required to pay tax। कैसे पता चला हमें? वो हमने नीचे टेबल में देखा ना, ये देखें, ये वाला 2 लाख, असल में ये वाला 2 लाख है, वो ये वाला 2 लाख है वो। तो कहते हैं जिसने 2 लाख तक इनकम प्रॉपर्टी कमा रहा है, उसने क्या नहीं करना? बोलो, उसने टैक्स जमा नहीं कराना, बस। ठीक है, अच्छा जी। आगे अब फिलहाल पढ़ा नहीं जा सकता, पास पेपर्स पे आए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द टर्म रेंट। रेंट में वो दो चीजें आ जाएगी ना, लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देना, पेज 211, लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देना, और लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देना, और फॉरफिटेड डिपॉजिट, फॉरफिटेड डिपॉजिट। क्लियर? अच्छा जी, आगे देखो पॉइंट 2 क्वेश्चन 4 का, स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच फॉलोइंग अमाउंट्स वुड बी चार्जेबल। पहला आपको समझ नहीं आएगा, दूसरा पढ़ो। अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट, रेंट में कुछ पैसे शामिल हैं जो कि हमने एमिनिटीज, यूटिलिटीज या अदर सर्विसेज के लिए लिए हैं। रेंट में शामिल हैं कुछ पैसे जो एमिनिटीज, यूटिलिटीज के लिए लिए हैं, रेंट में शामिल हैं। बताओ रेंट में शामिल का क्या करते हैं? बोलो 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 बोलो। 14,000 में शामिल थे ना? 14,000 में शामिल था ना 4,000। रेंट में अगर ये 4,000 शामिल है तो ये किस हेड में जाएगा?
अब मेरे जरा सवालों के जवाब देना। अगर आप अपनी फैक्ट्री किराए पे देते हो तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग का जो किराया आ रहा है और मशीन का जो किराया आ रहा है सारा मिला के कहां जाएगा? अदर सोर्स। अगर आपके फ्लैट हैं या आपका कोई प्लाजा है, आपने उसमें 6 दुकानें किराए पे दी हुई हैं, तो फिर जो दुकानों का किराया है या जो हॉस्टल के रूम्स का किराया है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और जो रेंट चार्ज कर रहे हो आप फॉर प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर? चलो चैप्टर 4 पे वापस आओ। ट्वेंटी 26 का सी नहीं हो सकता अभी नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ही कुछ बच्चे करते हैं। 30 भी नहीं हो सकता अभी क्योंकि ये अगले चैप्टर्स का है। एक अच्छा जी, यार ये होमवर्क में दिया था मैंने। क्वेश्चन 24, इसका पॉइंट 2 पढ़ो। समी एसोसिएट्स इज एन एओपी, एक दफा काफी पुराना, एंड प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन दुबई। ऑन 2 जनवरी 2017 द एंटायर मैनेजमेंट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू दुबई। पता नहीं ये करा दिया नहीं कराया हुआ, कराची से दुबई में मैनेजमेंट सारी शिफ्ट हो गई थी। तो भाई अब बताओ कि एओपी के लिए तो नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाने, तो 2 जनवरी 2017, इधर देखो सवाल की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा करो। ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2017। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 16 को। खत्म कब होगा? 30 जून 17 को। तो मुझे ये बता दो कि 2 जनवरी 17 को मैनेजमेंट शिफ्ट हो गई दुबई में, तो इतना अरसा कहां थी? देखो स्काई ब्लू वाला अरसा कहां थी? पाकिस्तान में। तो अगर एट एनी टाइम पाकिस्तान में हो जाए, एओपी में ये था, एट एनी टाइम पाकिस्तान में हो जाए, चाहे थोड़ी सी मैनेजमेंट भी हो, ये तो एंटायर मैनेजमेंट है, चाहे थोड़ी सी मैनेजमेंट भी हो, तो एओपी क्या बन जाती है? रेजिडेंट एओपी। दैट्स व्हाई इट इज अ, बोलो बोलो, रेजिडेंट एओपी। क्वेश्चन 21 कर लेना होमवर्क में, ये फिर कल मुझे याद भी करा देना अगर कोई मसला हुआ। इसमें क्वेश्चन 11 में देख लेना कुछ रह गया तो, क्वेश्चन 11 में ये भी पूरा होमवर्क में कर लेना। ठीक है भैया, 4-5 मिनट पहले शायद क्लास खत्म हो रही है, देखता हूँ मैं भी टाइम, कुछ उधार हुआ तो कल पूरा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।